हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट मई 2016 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस चूज करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दी गई हो। क्या केवल जानकारी देने से ही शिक्षार्थी सीख जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। सीखना याद करने और किसी के व्यवहार में सक्रिय परिवर्तन की ओर संकेत करता है। क्या व्यवहार में सक्रिय परिवर्तन होता है? होता तो है, लेकिन केवल याद करने से नहीं होता है। तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर बाय एक्टिंग अपॉन इट। जो भी ज्ञान है उस पर लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, उसको कार्य करना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, उसकी बातें प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके, और अभ्यास भी उसको करना पड़ता है, जिससे कि उसके व्यवहार में जो है परमानेंट चेंज आ जाता है। एक तरीके से हम कहें तो स्थायी परिवर्तन आ जाता है जब वह ज्ञान पर कार्य करता है जो वह सीखना चाहता है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर उचित है। सीखना मुख्य रूप से जैविकी कारकों से नियंत्रित होता है। तो मुख्य रूप से जैविकी कारकों से नियंत्रित नहीं होता है। यह तो पर्यावरण के कारकों से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब क्या करना है? सीखने के लिए बच्चे की तैयारी। अब स्टूडेंट्स रेडीनेस टू लर्न के बारे में बात हो रही है कि बच्चा तैयार होना चाहिए सीखने के लिए। तो शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अधिगम के प्रति बच्चे के अभिप्रेरण को मापना। क्या ऐसा करना चाहिए कि बच्चा प्रेरित है क्या नहीं? शिक्षक को यह देखना चाहिए कि बच्चा पहले से प्रेरित होना चाहिए सीखने के लिए। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। शिक्षक को यह सोचना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए कि बच्चा पहले सीखने के लिए अभिप्रेरित है या नहीं। बच्चे पर तैयारी का नियम लागू करना। अब तैयारी का नियम लागू तो आप ऐसे ही करेंगे ना कि आप देखेंगे कि बच्चा पहले अभिप्रेरित है या नहीं सीखने को। तो ऑप्शन यहीं पर उचित है। बच्चे के सामान्य ज्ञान का निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं? निर्धारण आप कर देंगे तो बच्चे के ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत कैसे होगा? बच्चे के पूर्व अधिगम पर ध्यान ना देना गलत बात है। पहले जो सीखा है उसी से जोड़कर आपको कुछ सिखाना होता है। और यहाँ पर बच्चे की तैयारी के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसकी अभिप्रेरणा सीखने के प्रति कैसी है उसके बारे में शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। वह महत्वपूर्ण होता है शिक्षक के लिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं। क्या प्रभावी कक्षा में प्रतियोगिता होती है? बिल्कुल नहीं है। एनसीएफ ऐसा नहीं कहता है कि आपको कक्ष में कंपटीशन को बढ़ावा देना है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना है। शिक्षक पाठ तैयार करता है, एक व्याख्यान के रूप में उसे प्रस्तुत करता है तथा चर्चा को हतोत्साहित करता है। अब चर्चा को तो प्रोत्साहित करना चाहिए, तो उसको हतोत्साहित कर रहा है। साथ ही साथ वो व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा है। शिक्षार्थी एक निष्क्रिय सीखने के रूप में शामिल है वहाँ पर। तो ये निष्क्रिय रूप से सिखा रहा है उनको व्याख्यान देकर, और चर्चा को हतोत्साहित कर रहा है कि डिस्कशन नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो गलत बात है। एक प्रभावी कक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए।
शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है, और शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है, बिल्कुल सही विकल्प है यह, क्योंकि प्रभावी कक्षा में ऐसा ही होना चाहिए कि चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, साथ ही साथ उसके जो शिक्षार्थी हैं उसके पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाना चाहिए। तो इस प्रकार देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये उचित विकल्प है। यहाँ पर शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं, निष्क्रिय रूप से नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने देखा कि इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे कक्षा में रुचि विकसित करते हैं जब, कब रुचि विकसित करते हैं? जब शिक्षक केवल अच्छे शिक्षार्थियों का पक्ष लेता है। अब अच्छे शिक्षार्थियों का पक्ष लेगा तो बाकी बच्चे निरुत्साहित हो जाएंगे और उनकी रुचि अरुचि में बदल जाएगी। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशंसा करता है। अब सभी शिक्षार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनकी थोड़ी प्रशंसा कर देगा, तो बिल्कुल स्टूडेंट क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग प्रोसेस में, अधिगम की प्रक्रिया में वे सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर उचित विकल्प यह हो रहा है, वे बड़ी कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ बैठते हैं। अब बड़ी कक्षाओं में बैठेंगे तो क्या उनकी रुचि होगी? वे तो डर जाएंगे कि हमें बड़ी कक्षा में आ गए हैं, हम तो यहाँ सीख ही नहीं पाएंगे। उन्हें गृह कार्य नहीं मिलता है। अब गृह कार्य नहीं मिलेगा तब रुचि विकसित करेंगे वे? नहीं करेंगे, उन्हें तो गृह कार्य मिलना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे विद्यालय में आते हैं उन्हें बता देना चाहिए कि विद्यालय की भाषा भिन्न है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऐसा नहीं कहती है कि आप इस प्रकार से करना है, न ही एनसीएफ ऐसा कहता है। उनके अभिभावकों को बताना चाहिए कि वे घर पर केवल विद्यालय की भाषा को ही इस्तेमाल करें, गलत बात है। अब अभिभावकों को इस प्रकार आप बता रहे हैं तो ये बिल्कुल बच्चों को डांट फटकार करेंगे अभिभावक, और ये बिल्कुल उनका जो अधिगम है इससे प्रभावित होगा ही। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मातृभाषा हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति भी हम अच्छे से कर सकते हैं। विद्यालय की भाषा में न बोलने के लिए उन पर अर्थदंड लगाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत ही है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक को मुख्य रूप से पाठ्यपुस्तकों में दिए गए ज्ञान पर बल देना चाहिए। अब पाठ्यपुस्तकों पर ज्ञान पर जो है पाठ्यपुस्तक में ज्ञान, उस पर यदि आप बल देंगे तो बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का विकास कैसे करेंगे? वह तो पाठ्यपुस्तक को रटने लगेंगे। शिक्षक को अपने अभिलेखों का रख रखाव परिश्रम पूर्वक करना चाहिए, लेकिन क्या यह शिक्षक की सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छे वर्णन करता है? तो देखते हैं कि और भी ऑप्शंस क्या कहते हैं। एक शिक्षक की सामान्य अभिवृत्ति बच्चों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक की जो अभिवृत्ति है बच्चे की सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने होनी चाहिए? क्या यह शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका है? क्या सामाजिक दुनिया के लिए तैयार करने हेतु शिक्षक को बच्चों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए? देखिए, प्रतियोगिता को बढ़ावा तो नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर उचित विकल्प यही हो रहा है क्योंकि इसमें बच्चे की सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है कि बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे सीखने की प्रक्रिया में, विद्यालय में। तो यही ऑप्शन सबसे उचित है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा कैसे दे सकता है? अब समस्या समाधान कौशल बढ़ाना है शिक्षार्थियों में, तो क्या अपने शिक्षण में चौक श्यामपट्ट का प्रयोग करके शिक्षक बढ़ा सकता है? बच्चों की समस्या समाधान कौशल को नहीं बढ़ा सकता है।
शिक्षार्थियों को विविध पदार्थ उपलब्ध कराकर तथा उन्हें अपनी सामग्री का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहन देकर। बिल्कुल सही है, बच्चे अलग अलग तरीके से चीज़ें यूज़ करेंगे, मटेरियल्स यूज़ करेंगे, पदार्थ यूज़ करेंगे, साथ ही साथ उनके जो अन्वेषण करेंगे उनके लिए कि क्या है यह, किस प्रकार से बनी है, किस प्रकार हम इसे अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करके किस प्रकार हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही उचित विकल्प है यहाँ पर, उन्हें निरंतर अभ्यास प्रश्न देकर और अभ्यास पर बल देकर। यह तो एक प्रकार से ट्रेनिंग हो गई। यहाँ पर तो बच्चों को समस्या समाधान करनी है, तो आप अभ्यास क्यों करवा रहे हैं? अभ्यास करने से समस्या समाधान नहीं होता है। जब बच्चे अन्वेषण करते हैं, खुद से अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे, खोजेंगे, तब ही समस्या का समाधान होगा। अपने शिक्षार्थियों में अनुशासन को बढ़ावा देकर। अनुशासन से समस्या समाधान का क्या संबंध है? मुझे तो समझ नहीं आया। यहाँ पर देखिए यही ऑप्शंस उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वयं अपनी युक्तियां बना लेते हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को बच्चों की युक्तियों पर ध्यान न देकर अपनी बनाई पाठ्य योजना को पूरा करना चाहिए। अब बच्चे स्वयं की युक्तियां बना लेते हैं और आप अपनी पाठ्य योजना को पूरा करेंगे, तो क्या इससे इस संदर्भ में शिक्षक कोई अच्छी बात कर रहा है या सार्थक चीज कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है। बच्चों पर, जब बच्चे अपनी युक्तियां स्वयं बनाते हैं तो बच्चों की युक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, पर यहाँ तो बच्चों की युक्तियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो बिल्कुल गलत ही यह है। बच्चों की युक्तियों को समझना तथा उनके साथ उन पर चर्चा और संवाद स्थापित करना बिल्कुल सही है। अब बच्चों की युक्तियों को समझेंगे आप, उनके साथ चर्चा करेंगे कि यह युक्ति किस प्रकार प्रभावित हो सकती है, तो यह उनके साथ यदि आप संवाद करेंगे तो यह अच्छा होगा, प्रभावशाली अधिगम होगा बच्चों का। बच्चों को ऐसा न करने के लिए एक लंबा भाषण देना गलत बात है। पाठ्य पुस्तक में लिखित प्रक्रिया को कड़ाई से पालन करने के लिए बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए। कड़ाई से पालन करना चाहिए, यह भी गलत ही है। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कारक सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अब देखिए यहाँ पर है अनुवांशिक बनावट भूमिका निभाती है, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। भौतिक आधारभूत संरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता है। सामाजिक संदर्भ तथा संवेग, देखिए यह वाइगॉट्स्की की थ्योरी से सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। उसमें कहा जाता है कि जो बच्चे का अधिगम है, सीखना, वह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही होता है और इमोशन बच्चे के सीखने को बहुत ही प्रभावित करते हैं। तो यह बिल्कुल प्रभावित करता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के सीखने में। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर उचित है। परिपक्वता एवं शारीरिक छवि कुछ भूमिका निभाते हैं, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। अब देख लीजिए कि इस प्रकार का काल कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पर होती है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 साल तक मानी जाती है। तो ये टेबल आपको याद रख लेनी है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें आ जाएगा 2 से 8 वर्ष तक। सबसे उचित विकल्प यहाँ पर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। क्या ऐसा होगा कि शिक्षक को वृद्धि और विकास के बारे में पता है, सिद्धांत के बारे में जानकारी है, तो क्या इससे बच्चों को पृथक कर देगा शिक्षक? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा, यह तो हो सकेगा, लेकिन प्रभाव कैसे डालेगा? क्या इससे उचित विकल्प हो सकता है? देखते हैं अगला क्या है। बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। बिल्कुल सही बात है, इस ऑप्शन को यह शामिल करता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा प्रभाव कैसे डालेगा वह?
वह इस प्रकार से डालेगा कि सीखने के उपयुक्त अवसर देगा बच्चों को, और यह ज्ञान क्या करेगा, शिक्षक के लिए सहायक भी होगा। तो बिल्कुल यह उचित विकल्प है यहाँ पर। इससे क्या होगा, बच्चों पर अच्छा प्रभाव भी होगा, साथ ही साथ यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक भी होगा कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन उचित है। इससे बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे विकास का परिणाम है, पालन पोषण का क्या परिणाम तो है, लेकिन पालन पोषण केवल पर्यावरण के हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर आनुवंशिकता को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के मेल का हो जाएगा, कोई अकेला तत्व नहीं आएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे जन्म से उच्छृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। गलत है। ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। यहाँ हमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। तो बच्चों का विकास है वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में होता है और उससे वे बढ़ते हैं और प्रभावित होते हैं। तो यही ऑप्शन यहाँ पर उचित है। एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं, गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो इसका उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि पानी को ऊंचे और संकरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे ने अभी व्यापारीय चिंतन नहीं कर सकता है, वह रिवर्स थिंकिंग नहीं कर सकता है। क्योंकि यह प्रश्न है पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, उसमें आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चे की तार्किक चिंतन में कमी होती है। उसमें बच्चा जो है व्यापारीय चिंतन जिसको कह रहे हैं हम, रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर सकता है। पलटवारी गुण जिसे हम कहते हैं वह नहीं होता है इसमें क्या होता है, बच्चा यदि 2 गिलास में हम पानी दें उसको और बोलें कि किस में ज़्यादा है, और 1 गिलास का पानी हमने एक ऊंची संकरी बोतल में डाल रखा है, तो बच्चा बोलेगा कि ऊंची जो बोतल होगी उसमें उस गिलास में पानी ज़्यादा है। देखिए इस प्रकार से कहेगा बच्चा। वह विभेद नहीं कर पाता है कि यह पानी भी ऊंची संकरी बोतल में डालने पर ज़्यादा दिखाई देगा लेकिन पानी उतना ही होगा। तो यह विभेद नहीं कर पाता है बच्चा। तो इस गुण को कहते हैं व्यापारीय चिंतन या पलटवारी गुण या रिवर्सिबल थिंकिंग। तो यहाँ पर वह व्यापारीय चिंतन नहीं कर पा रहा है, इस कारण से ऐसा होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। प्रतीक और ये अनुकरण, उसका व्यवहार उद्देश्य मुखी नहीं होता है, इसके बारे में बात नहीं होती है जब इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल में जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है तेज चलाओ, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से कह रहा है। वह यह समझ प्रदर्शित कर रहा है। अब यह कौन सी समझ है, यह पियाजे की थ्योरी से ही क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है, सेंसरी मोटर पीरियड जो होता है, संवेदी पेशी अवस्था है, उसको पियाजे ने 6 सब स्टेजेस में बांट रखा है और भी उनकी अवस्था बनाई हुई है। तो उनमें 6 चरण है। उसमें क्या होता है, छठे चरण की बात हो रही है यहाँ पर। तो छठे चरण के दौरान बच्चे की कारण और प्रभाव की समझ में सुधार होता है। तो उसमें क्या होता है, यदि बच्चा कोई घटना देखता है तो वह अनुमान लगा सकता है कि इसका कारण क्या हो सकता है। The toddler's understanding of cause and effect improves during the 6th sub-stage. If child sees an event, she can infer or imagine what the cause might be. तो इस प्रकार से कारण पहचान लेता है कि क्या करने से क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चा अपनी कल्पना से यह पहचान ले रहा है कि यदि साइकिल तेज चलेगी तो हम समय पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर कार्य कारण के बारे में बात हो रही है, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात हो रही है कि यदि साइकिल तेज चलेगी इस प्रकार का कारण होगा तो इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव यह होगा
कि हम समय पर पहुंच जाएंगे या जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर कार्य कारण की बात हो रही है। यह आपको 6 सब स्टेजेस देख लेनी है, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज विशेषताएं भी देख लेनी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नई स्कीम बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या यह निकटस्थ विकास का क्षेत्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह तो वाइगॉत्स्की की थ्योरी से है। लेकिन क्वेश्चन आया है संतुलन बनाने के बारे में पियाजे की थ्योरी से। आधारभूत सहायता भी नहीं है, ना ही स्कीमा निर्माण है, यह है अनुकूलन। अब देख लेते हैं कि यह अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन क्या होता है? जिस प्रकार मनुष्य पर्यावरण के अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है, हम अपने पर्यावरण के अनुकूल हो जाते हैं, जिस भी परिस्थिति में हमें रहना है उसके हम अनुकूल हो जाते हैं। उनकी सोच भी उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले परिवर्तनों के अनुकूल हो जाती है। हमारी सोच भी बदल जाती है जिस प्रकार से हम इन्वायरमेंट में रहते हैं। इन परिवर्तनों से मानसिक योजनाओं स्कीमा में परिवर्तन होते हैं। जो भी हमारी स्कीम बनी हुई है पहले से, अब हम कोई नई परिस्थिति में जाएंगे या देखेंगे तो हम अपनी स्कीम जो योजनाएं बनी हुई है हमारी, उसको हम बदल देते हैं, अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी भी परिस्थिति है उसके अनुसार। अनुकूलन में 2 बुनियादी प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला है आत्मसातकरण और समायोजन। तो इस प्रकार होता है वहाँ पर 2 बेसिक प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन अडाप्टेशन। अडाप्टेशन होता है वहाँ पर, अनुकूलन होता है जब हम किसी नई परिस्थिति में जाते हैं, और जब हम नई परिस्थिति में जाते हैं तो वहाँ पर स्कीमा हो वो समायोजित हो जाती है, हटा देते हैं और नई स्कीमा का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार होता है अनुकूलन में। तो उसमें आत्मसातकरण भी होगा और समायोजन भी होगा, क्योंकि हम नई परिस्थिति में जाएंगे तो पुराना हमारा जो स्कीम है उसके साथ हम मैच करने की कोशिश करेंगे नई परिस्थितियों को, तो वह आत्मसातकरण होगा। और यदि इस तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे उसे, तो हम अपनी स्कीम को बदल देंगे और वह हो जाएगा समायोजन। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो देखिए, निजी भाषा के बारे में पियाजे भी बात करते हैं और वाइगॉत्स्की भी बात करते हैं। पियाजे कहते हैं कि यह ईगोसेंट्रिज्म है, अहम केंद्रिता का गुण है बच्चों में, और उसको प्राइवेट स्पीच को जो यहाँ पर कहा जा रहा है इसको निजी भाषा। तो यह निजी भाषा को पियाजे कहते हैं कि यह अहम केंद्रिता का गुण है, ईगोसेंट्रिज्म का गुण है, और इसको वह कहते हैं कि यह प्री ऑपरेशनल स्टेज का फीचर है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। और पियाजे कहते हैं कि ये जो निजी भाषा है या सेल्फ टॉक है, यह पॉजिटिव डेवलपमेंट रोल होता है बच्चे के अधिगम में। इस प्रकार कहते हैं कि जो उसका विकास है इसके द्वारा समर्थित होता है निजी भाषा के द्वारा। तो दोनों बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो वह माना जाता है वाइगॉत्स्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार अपने समवयस्कों के साथ खालिस्तान करके बहुत कुछ सीखते हैं। अब बच्चे अपने समवयस्कों के साथ क्या करते हैं, तो देखिए वाइगॉत्स्की का सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर हो जाएगा अंतःक्रिया करेंगे इसमें। तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के 3 स्तर है, आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो याद होगा ही। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वह है जिसमें शिक्षार्थियों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए पुरस्कार और दंड दिया जाता है। क्या ऐसा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षक तथ्यों को याद करने पर बल देता है, ऐसा भी नहीं होता है। शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में ऐसा ही होता है कि बच्चों को कहा जाता है कि आप
खुद की समझ का निर्माण कीजिए और उसको गाइडेंस दी जाती है, मार्गदर्शन दिया जाता है इस प्रकार से करने के लिए। शिक्षार्थी स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र तो हैं लेकिन उन्हें मार्गदर्शन भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ काम करते हैं विद्यार्थी, स्वयं की सोच का निर्माण करते हैं, समझ का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि में शामिल है समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता। अब बुद्धि यहाँ पर नवीन और मौलिक की बात हो रही है। समस्याओं के नवीन और मौलिक उत्तर यह होती है रचनात्मकता में। अब रचनात्मकता अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो यह ऑप्शन नहीं है उचित। किसी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देंगे तो उसमें बुद्धि शामिल कैसे होगी। योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। बिल्कुल अलग अलग प्रकार की योग्यता होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है हमारी। कोई गणित अच्छा कर सकता है, कोई भाषा अच्छे से बोल सकता है, किसी में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है, तो किसी में गतिक बुद्धि होती है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती हैं जो हमारे सीखने में मदद करती हैं, और यही बुद्धि की परिभाषा भी है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, यह तो सीखना है, बुद्धि नहीं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कहते हैं वाइगॉट्स्की, क्योंकि वाइगॉट्स्की की थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की। तो ये कहते हैं कि जो भाषा का विकास है वह भी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही होता है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन से होता है, संप्रेषण से होता है, अंतः क्रिया से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक शिक्षक यह विचार करता है, या यदि हम कहें यदि एक शिक्षक का यह विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और माँ बनने में उनकी मदद कर सके, तो इस प्रकार का विचार क्या है। बिल्कुल यहाँ पर रूढ़िवादिता दिखाई दे रही है। लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति को चुनौती नहीं देता है। यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं और ना ही करने की कोशिश करनी चाहिए। गलत बात है, कोशिश तो करनी चाहिए परिवर्तित करने की। लड़कियों के लिए लाभकारी है और समाज द्वारा दी गई भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित करने में उनकी मदद करेगा। गलत बात है। केवल ऐसा ही नहीं कि पत्नी और माँ बनने में उनकी मदद करें, केवल इसी प्रकार की शिक्षा नहीं देनी है लड़कियों को। यह लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है, और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है कि आप केवल माँ और पत्नी बनिए। गलत बात है, बिल्कुल पूर्वाग्रह है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना गलत है। अध्यापक का कार्य घटाना गलत है। अधिगम को आगे बढ़ाना। मूल्यांकन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि बच्चों का अधिगम अच्छा हो, साथ ही साथ उनका अधिगम को आसान बने। तो इस प्रकार से होना चाहिए कि अधिगम को आगे बढ़ाना मूल्यांकन का केंद्र बिंदु या फोकस यही होना चाहिए। बच्चों का वर्गीकरण करना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को कोई शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, गलत है। केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अब कोई विकलांग बच्चा है, उसको आपने केवल व्यावसायिक शिक्षा दे दिया तो फिर सामान्य शिक्षा कौन देगा। हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सिखाने की बात करते हैं, तो वे बच्चे कैसे सीखेंगे। केवल आप व्यावसायिक शिक्षा देंगे तो क्या उनका जीवन यापन अच्छे से हो पाएगा। तो बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, साथ साथ में हम दे सकते हैं सामान्य शिक्षा के। अलग करके भिन्न विद्यालय में रखें, यह भी गलत ही है। अब हमारा कॉन्सेप्ट यह होना चाहिए कि हम बच्चों को विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें, रेगुलर स्कूल में भेजें उनको। यह समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट ही है, या हम कहें इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में ऐसा किया जाता है। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को
शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, गलत है। विविधता को संभालना है तो सामाजिक संदर्भ का सम्मान करना चाहिए। बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, यह भी नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षार्थियों का जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है उसके बारे में सेंसिटिव होना चाहिए और उसी संदर्भ में उन्हें सिखाना चाहिए। समान अनुदेशन देने और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है, बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे? बुद्धि परीक्षण करके, बिल्कुल सही बात है, हम उनकी बुद्धि परीक्षण कर लेंगे। उस प्रकार से अलग अलग निर्योग्यता जो होगी गणित की या भाषा की या लिखने की, यह हमें पता चल जाएगी। उनकी शारीरिक बनावट देखकर हमें अधिगम निर्योग्यता पता नहीं चलेगी। उसकी लिखने की नोटबुक देखकर हमें डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया ही पता चलेगा, और भी अधिगम निर्योग्यताएं हैं वह पता नहीं चलेगी। यह देखकर कि वे दूसरे बच्चे से कितना लड़ते हैं, लड़ने से अधिगम निर्योग्यता का क्या संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी सृजनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषता होती है? समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपागम। क्या बच्चा सृजनशील है वह समस्या समाधान के लिए दृढ़ होता है, रिजिड होता है कि मैं कर ही लूँगा इसको, ऐसा नहीं होता है। सृजनशील बच्चा तो नए नए तरीके से सोचकर चीज़ें उपस्थित करता है, प्रस्तुत करता है। रटकर याद करने की योग्यता सृजनशील बच्चे में नहीं होती है। दिए गए नियमों और मानकों के प्रति समनुरूपता, यह भी नहीं होता है कि दिए गए जो मानक हैं उसके लिए वह पालन करे वह उनको। मौलिक विचार और अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही है। रचनात्मकता या सृजनशीलता में यह आता है कि बच्चे मौलिक विचार करते हैं और अभिव्यक्ति करते हैं, कुछ नया निर्माण करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मकता में शामिल हैं दूसरों का अनुकरण और नकल करने की योग्यता। नकल करने में सृजनात्मकता कहाँ आई, क्रिएटिविटी कहाँ आई? अपसारी चिंतन करने की योग्यता, बिल्कुल सही है। अपसारी चिंतन यानी अलग अलग तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करना या उन्हें समायोजित कर कुछ नया निर्माण करके दिखाना, यह होता है अपसारी चिंतन। लंबे अनुच्छेदों और अंकों को क्रमवार याद करना, यह सृजनात्मकता में नहीं आता है, ना ही अभिसारी चिंतन आता है। अभिसारी चिंतन आता है समस्या समाधान में। तो यहाँ पर रचनात्मकता की बात हो रही है या सृजनात्मकता की बात हो रही है, तो यह आ जाएगा ऑप्शन 2 में, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है तो क्या होगा उसका? वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता, गलत है, बिल्कुल प्रभावित होगा। इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है, गलत है, विलंब तो होगा ही, क्योंकि बच्चे की एक विशेष क्षेत्र में क्षमता कम है। विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। यदि एक क्षेत्र में क्षमता कम है तो सभी क्षेत्र में कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा ही, उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत ही है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 3। और इस प्रकार हमने सीटेट पेपर फर्स्ट मई 2016 एनालिसिस कर लिया है। आई होप यह सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।